हेलो एवरीवन। तो चलिए हम आज लास्ट लेक्चर ऑफ गैसियस स्टेट है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो चलिए हेडिंग देते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो सबसे पहले अपन समझने का ट्राई करते हैं कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा टर्म है यार। अगर गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। बहुत ही सिंपल है। आप चाहे तो एक लाइन नोट कर सकते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या होता है। जस्ट वन लाइन नोट कर लें कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड, the process of converting gas into liquid is called liquefaction of gas। क्लियर है। अब यार किसी भी गैस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा। आपको पता है लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर में अगर गैस के मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, राइट। अगर मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो हम इसे बोलेंगे गैस है, राइट। लेकिन अगर इन्हीं मॉलिक्यूल को अगर हम पास में ले आए, अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो ये लिक्विड फेज बन जाएगा। अगर डिस्टेंस आपने और डिक्रीज कर दिया फिर ये सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस इसी गैस को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आप कुछ भी करो, इस वॉल्यूम को डिक्रीज करो, वॉल्यूम को डिक्रीज करो। अब क्या होंगे कि मॉलिक्यूल बहुत ही पास में आ गए, तो ये था गैस और ये क्या बन जाएगा, लिक्विड फेज। क्लियर है। मतलब अगर गैस है मॉलिक्यूल का, अगर आप मोलर वॉल्यूम डिक्रीज कर दो, वॉल्यूम डिक्रीज कर दो, तब ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड कि आप एक काम करो, यहाँ पे बहुत ऊपर से सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है और ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आप एक्सर्ट कर दो, राइट। बहुत ही ज्यादा ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट कर दो तो क्या होगा, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूल पास में आएंगे, मॉलिक्यूल अगर पास में आएंगे फिर ये लिक्विड बन जाएंगे। क्लियर है। या फिर सेकेंड मेथड है, एक और मेथड है कि अगर आप टेम्परेचर देखोगे, कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, मींस रैंडमनेस, जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूव करेंगे, राइट। तो मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करेंगे। अब आप बताओ कि लिक्विड फेज है और गैस फेज है, किस फेज में मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडमली मूव करते हैं, गैस फेज में या लिक्विड फेज में। तो आपको पता है कि गैस फेज में मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करेंगे, मींस इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। लेकिन लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो रिलेटिवली कम होता है। इट मींस अगर आप मॉलिक्यूल का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, मींस मॉलिक्यूल जो है रैंडमली मूव करते थे अब वो मूव नहीं करेंगे। मींस वो कौन से फेज में कन्वर्ट होंगे, तो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होंगे। क्लियर। तो अगर आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज प्रेशर इंक्रीज कर दो, मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सेकेंड मेथड है आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दो। टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो भी गैस के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतना समझ में आया। तो चलिए आप चाहो तो ये पॉइंट नोट कर सकते हो, लिख सकते हैं आप कि गैसेज मे बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, gases may be converted into liquid, gases may be converted into liquid by
gases may be converted into liquid by first point by increasing pressure. फर्स्ट पॉइंट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो भी गैसेज लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, आप लिख सकते हैं इसमें कि बाय इंक्रीज इन प्रेशर में एक लाइन इसी में लिख सकते हो, फर्स्ट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, इसमें लिख सकते हो कि विथ इंक्रीज इन प्रेशर, with increase in pressure molar volume decreases, with increase in pressure molar volume decreases, molecule comes closer, with increase in pressure molar volume decreases, molecule comes closer and they convert into liquid phase, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मोलर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। मोलर वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है मॉलिक्यूल पास में आएंगे मींस वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो फिर से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, मींस मॉलिक्यूल के बीच का मोशन डिक्रीज होगा, रैंडम मोशन या रैंडम वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और गैस मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि पता है आपको लिक्विड के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कम होता है, रैंडम मोशन कम होता है, गैस के मॉलिक्यूल में रैंडम वेलोसिटी ज्यादा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि डिक्रीजिंग टेम्परेचर में कि विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल decreases, kinetic energy of molecule decreases and gas molecule converts into liquid phase, and gas molecule converts into liquid phase। क्लियर है। आप एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी दे दे कि अगर आपको आइडियल गैस है, आइडियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हो गया, तो कभी नहीं। आइडियल गैस में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं। आइडियल गैस का मतलब ही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, इट मीन अगर आप इनको लिस्ट से पास में भी लाए, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली दूर चले जाएंगे, तो वो कभी भी लिक्विड फेज में रहेंगे ही नहीं। अब चाहे तो नोट में ऐड कर सकते हैं पॉइंट, नोट में आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड। तो चलिए अपन नेक्स्ट आते हैं, एंड्रयूज आइसोथर्म। एंड्रयूज आइसोथर्म, इनसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था एंड्रयू। इन्होंने आइसोथर्म प्लॉट किया था। बेसिकली उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्लॉट किया था। आइसोथर्म मतलब समझ रहे हैं आप, टेम्परेचर कांस्टेंट था, राइट। तो उन्होंने क्या किया, मैं पहले प्लॉट कर देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्स एक्सिस पे इन्होंने वॉल्यूम लिया, वाई एक्सिस पे इन्होंने प्रेशर लिया, और जैसे ये कर्व कुछ
चलिए मैं इसको टी सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको लेट्स से T1, T2, Tc, इसको लेट्स से T3, T4, T5, T6। अगर मैं इस CO2 के लिए फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे T क्रिटिकल होता है, Tc का वैल्यू होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस मान लो, ये 50 डिग्री सेल्सियस मान लो, ये 20 डिग्री सेल्सियस मान लो, ये 10 डिग्री सेल्सियस मान लो, कुछ ऐसे 5 डिग्री सेल्सियस, ये 2 डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसे आप ले सकते हो। चलिए देखते हैं ये कर्व है क्या। आप पहले ऐसा प्लॉट कर लेंगे डायग्राम, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये कर्व क्या है। चलिए मैं यहां से इसको लेते पॉइंट ए बोल रहा हूं, इसको पॉइंट बी बोल रहा हूं, चलिए इसको पॉइंट सी बोल रहा हूं, इसको पॉइंट डी, और ये है मेरा पॉइंट ए। ठीक, पहले चलिए मैं आपको बता रहा हूं ये कर्व है क्या। तो ये जो पॉइंट, ये रीजन दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, राइट, स्ट्रेट लाइन की जो राइट में दिख रहा है ए बी, ये जो रीजन दिख रहा है, ये बेसिकली इसको बोलेंगे वेपर फेज या फिर गैस फेज है, प्योर वेपर है। ये डी से लेके बी तक ये जो फेज मिल रहा है, या फिर मैंने जो सी रिप्रेजेंट किया है, ये जो लाइन है इसमें बेसिकली लिक्विड प्लस वेपर है। ये लाइन है, ये बेसिकली है लिक्विड लाइन है। ठीक, T5 में भी सेम कंडीशन, ये वेपर लाइन है, ये लिक्विड प्लस वेपर लाइन है, ये लिक्विड लाइन है, लिक्विड लाइन, लिक्विड प्लस वेपर, 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 लिक्विड प्लस वेपर, और ये लिक्विड। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये जो पॉइंट दिख रहा है टॉप मोस्ट पे, ये वेपर है, राइट। ये जो लिक्विड प्लस वेपर लाइन है, इसका देख रहे होंगे लेंथ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे जाके लेंथ 0 हो जा रहा है। तो ये पॉइंट रहेगा और जस्ट पॉइंट के बाद ही ये लिक्विड बन जाएगा, और इसके ऊपर सिर्फ वेपर लाइन रहेंगे। ठीक, अब चलिए समझने का ट्राई करते हैं कि ये ग्राफ है क्या। अगर आप पीवी डायग्राम प्लॉट करेंगे, नॉर्मल अगर मैं पीवी डायग्राम प्लॉट करूं वॉल्यूम प्रेशर, तो हमने ऐसे प्लॉट किया कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। मींस ग्राफ कुछ ऐसा होता है, क्लियर है। मींस अगर कोई लेट्स से गैस है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होते जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये ग्राफ हाइपरबोला होता है, क्लियर है। तो यूजुअली आपको ऐसे ग्राफ देखने को मिलते हैं। जो मैंने ये T1 टेम्परेचर पे प्लॉट किया है, और हमें एक चीज और पता है कि अगर ये T1 टेम्परेचर पे है तो हाई टेम्परेचर पे ग्राफ ऊपर जाएगा, T2, और हाई टेम्परेचर पे ग्राफ ऊपर जाएगा, और हाई टेम्परेचर पे ग्राफ ऊपर जाएगा। तो पीवी डायग्राम में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है। आप यहां भी देख सकते हैं लो टेम्परेचर पे 2 डिग्री सेल्सियस है, जस्ट मैंने ऐसे रैंडम ले लिया, ये वैल्यू बस इंपॉर्टेंट है। 2 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ इधर है, और टेम्परेचर इंक्रीज किया, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मीन्स आप ऐसे अगर जाओगे इस डायरेक्शन में तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे बात करना है, लेट्स से मैं T6 टेम्परेचर पे एनालिसिस करता हूं। ध्यान से सुनना, ये एट टेम्परेचर इक्वल्स टू T6, मैं इस पे एनालिसिस करके दिखाता हूं आपको। T6 टेम्परेचर पे क्या होगा, आप ऐसे इमेजिन करें कि आपके पास सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास ये सिलेंडर है और इसमें पिस्टन लगा हुआ है, राइट, और ये पिस्टन मूव कर सकता है। टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर इज T6,
और इसके अंदर मैंने गैस रख दिया। यहाँ पे गैस है, राइट। अब क्या होगा कि आप लेट्स से पॉइंट नंबर ए पे हो, पॉइंट नंबर ए पे हो मतलब कि कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ इसके करिस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा, तो कुछ प्रेशर का वैल्यू होगा, कुछ इसका वॉल्यूम होगा। जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे मीन्स मान लीजिए कि आपने कुछ यहाँ पे एक लोड रख दिया, एम मास का ऑब्जेक्ट रख दिया। एम मास का ऑब्जेक्ट रखने से क्या होगा, ऊपर का प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, राइट। क्योंकि आपको पता है, मैं चलो अभी सिंपल सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, जैसे ऐसे इमेजिन करो। फिर से बोल रहा हूं, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं, वैसे ये रियल गैस है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जस्ट आपको फील देने के लिए बोल रहा हूं। इमेजिन करो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, एन तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए था। तो मैंने आपको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इसलिए लिया क्योंकि रियल गैस में भी कुछ ऐसे ही होता, वहां भी अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, जैसे ही आप एम मास रखोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? मतलब देखो, प्रेशर आपने इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया मींस ऊपर जा रहे हो, तो वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब प्रेशर इंक्रीज करते जाओ, वॉल्यूम डिक्रीज होते जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। आपने बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दिया, राइट। मींस आप लेट्स से इस प्रेशर पे पहुंच गए, ये जो लाइन है यहां तक आ गए, आप पॉइंट बी पे आ गए। अब क्या होगा, आपने प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है। मान लेते हैं कि आप यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है, पिस्टन यहां तक आ चुका है, और अब जो इसके अंदर गैसेज होंगी ये बहुत पास में आ चुके हैं, आपने एम मास रख दिया, इतना पास में आ चुके हैं कि अब क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है बहुत ही ज्यादा क्लोज में आ गए। अब गैस के मॉलिक्यूल क्लोज में आने के बाद किस में कन्वर्ट होंगे, वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होंगे। गैस के मॉलिक्यूल दूर है तो गैस मॉलिक्यूल है, गैस फेज है, मॉलिक्यूल पास में आ गए, सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा कि अगर ये बहुत ही पास में आ गया तो अब लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड मान लीजिए यहां पे बना, जस्ट वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड यहां पे कंटेनर में फॉर्म हुआ। जिस टाइम पे वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म हुआ है, इस स्टेज को मैं बी बोल रहा हूं। मतलब ये फेज बी क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया। क्लियर है? अब क्या होगा कि अगर आपने प्रेशर, अब देखेंगे इस केस में क्या होगा, जैसे ही वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म हो गया, इसके बाद क्या होगा, अभी जो गैस फेज है, ध्यान से सुनना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, ठीक। फील करना थोड़ा सा, आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी मैंने माना है कि T6 ही मैं रखूं, मैंने पूरे एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, T6 टेम्परेचर भी मैंने कांस्टेंट रखा है। अब क्या होगा कि अगर B से आप D जाएंगे, B से D जा रहे हैं, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि वॉल्यूम क्या होगा, B से D में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, B से D में प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। मतलब अब क्या होगा, B से अगर मैं पॉइंट नंबर C पे जाऊं, पॉइंट नंबर C का मतलब है कि बहुत ज्यादा ऐसे लिक्विड बन चुके हैं, कुछ लिक्विड है और कुछ गैस भी है। क्लियर है? तो ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट नंबर C। लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अब गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, तो C ऐसा फेज है जिसमें कुछ लिक्विड भी है और कुछ गैस भी है। फिर क्या होगा, पॉइंट नंबर D क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट नंबर D रिप्रेजेंट करता है, ये जो लिक्विड प्लस वेपर लाइन है, इसका ये लास्ट पॉइंट है। मतलब अब सब कुछ लिक्विड बन चुका है, जस्ट जो लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर है वो भी किस में कन्वर्ट होना चाहता है, लिक्विड में। मतलब पॉइंट नंबर D में आप ऐसे इमेजिन कर लो कि सब कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है,
राइट, जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ वेपर है, राइट। तो जो भी लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर लिक्विफाई हो रहा है, ये स्टेज शो करता है पॉइंट नंबर डी। इसके बाद डी के बाद अगर ई की बात करूं तो आपको पता है कि डी से ई में जाना, अब देखेंगे अगर डी से ई जाओगे बहुत कम प्रेशर, सॉरी बहुत कम वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। डी से ई में जो लाइन है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है और बहुत ही स्टीप लाइन है। यहाँ पे क्या होगा कि डी से ई लिक्विड फेज है, लिक्विड का अगर आपको थोड़ा सा भी वॉल्यूम डिक्रीज करना है, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब लिक्विड का अगर वॉल्यूम डिक्रीज करना है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। लिक्विड जनरली इनकंप्रेसिबल होते हैं। तो ये है पॉइंट नंबर ई। तो पहले तो आपको ये ए बी सी डी ई ये सारे पॉइंट समझ में आ गया। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए मीन्स जस्ट वेपर फेज है, बी मीन्स वेपर है लेकिन अगर आपने ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया है, अब लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म होगा। आप लिख सकते हैं बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर्म्ड। सी रिप्रेजेंट करता है लिक्विड प्लस वेपर, राइट। ई क्या रिप्रेजेंट करता है? लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। डी रिप्रेजेंट करता है लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज लिक्विफाइड, राइट। और ई क्या रिप्रेजेंट करता है? ई बेसिकली प्योरली लिक्विड फेज रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सिंस ये लाइन बहुत ही स्टीप है, ये रिप्रेजेंट करता है कि लिक्विड को कंप्रेस करना, लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्लियर है? ये तो आपको समझ में आया। तो चलिए अपन एक चीज समझ लेते हैं कि ये जो पॉइंट ए है ये गैस था। अब जैसे ही अपने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। लेकिन यार बी से सी और सी से डी गया, प्रेशर कांस्टेंट क्यों है? अगर आप लॉजिकल वे में सोचना चाहें तो आप दिमाग लगा सकते हैं। क्या होगा? बी से अगर आप सी जा रहे हो तो यार प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहा है। ऐसा क्यों? देखो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेशर टेम्परेचर सेम हो गैस का और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। आप यहां से सोच सकते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अगर देखा जाए, जैसे आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है। इस केस में आप देखेंगे पॉइंट नंबर बी से अगर आप सी में जाएंगे तो यार मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस फेज में मोल्स अब कांस्टेंट नहीं है। देखिए कंटेनर में मोल्स कांस्टेंट है, देखिए जो गैस फेज में नंबर ऑफ मोल्स है ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि अब गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो बी से अगर आप सी में जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस फेज डिक्रीजेस, देयरफॉर वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर एंड टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं। तो बी से अगर आप सी में जा रहे हैं तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस फेज, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में अगर मोल्स गैस फेज में, लिक्विड फेज में नहीं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी गैसियस फेज में एप्लीकेबल है, तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस फेज डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है गैस फेज का, राइट। प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है। सी से अगर आप डी गया तो भी क्या हो रहा है? गैस फेज में लिक्विड, सॉरी गैस फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहा है। सी से डी में भी, तो अगर गैस फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होंगे इसीलिए गैस फेज का वॉल्यूम या कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसीलिए बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट है फिर भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बिकॉज मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस फेज डिक्रीज हो रहा है। सी से डी तक में भी डिक्रीज हो रहा है। डी पे जैसे सब कुछ लिक्विड बन गया, लिक्विफिकेशन स्टॉप हो गया, अब डी से ई जाना है। मतलब अगर आपको अब वॉल्यूम डिक्रीज करना है थोड़ा सा भी तो बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। इतना क्लियर है?
एक लाइन इसमें ध्यान रखें कि ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए पॉइंट सी पे, तो ये जो डिस्टेंस है, एक याद रखें, डीसी बाई बीसी, डीसी लेंथ और ये बीसी लेंथ, ये रिप्रेजेंट करता है लिक्विड है, तो डीसी बाई बीसी इज अमाउंट इन वेपर फेज डिवाइडेड बाई अमाउंट इन लिक्विड फेज। डीसी, सी से आप डी जा रहे हैं, तो डी इधर लिक्विड है ना, सी से बी जा रहे हैं, तो नीचे सी बी है, बी मीन्स वेपर फेज है, जस्ट उनका रिवर्स होता है। सी डी मीन्स इधर लिक्विड था और सी बी मीन्स इधर वेपर है, तो सी डी बाई बी सी इज अमाउंट इन वेपर फेज, ये बाई ये होता है। सी डी बाई बी सी इज अमाउंट इन वेपर फेज बाई अमाउंट इन लिक्विड फेज। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, मीन्स आप यहां से बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे ज्यादा क्या होगा, तो ऑफकोर्स सी पॉइंट पे सी डी लेंथ कम है, तो अमाउंट इन वेपर फेज अब कम होगा। इधर में आता, अगर मेरा सी पॉइंट यहाँ पे होता, तो सी डी बाई बी सी, इस पॉइंट पे ज्यादा क्या होता, वेपर ज्यादा होता। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या होगा, ये तो आपको समझ में आ गया एंड्रयूज आइसोथर्म, ये जो T6 टेम्परेचर पे, अगर आप हाई टेम्परेचर पे, मतलब अगर आपने 2 डिग्री सेल्सियस की जगह पे 5 डिग्री सेल्सियस लिया होता, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, राइट। आपको पता है कि हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर अगर आपने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो हाई टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होगा। यार लो टेम्परेचर पे गैस फटाक से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लो टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन इजी होता है, तो हाई टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हाई टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट है, मतलब लेट स्टार्ट होगा। पहले इसी वॉल्यूम पे स्टार्ट हो गया था, राइट, लेकिन हाई टेम्परेचर पे सिंस लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट है, इसीलिए थोड़ा ये लेट स्टार्ट होगा, इस प्रेशर पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा। क्लियर है। और हाई टेम्परेचर कर दिया तो लिक्विफिकेशन और लेट स्टार्ट होगा, और हाई टेम्परेचर कर दिया लिक्विफिकेशन और लेट स्टार्ट होगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे यहां जो लिक्विड बना और यहां जो लिक्विड बना, राइट, आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड में एक्सपेंशन होता है, आपको ये चीज शायद पता होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो किसी भी सब्सटेंस का एक्सपेंशन होता है, तो लिक्विड फेज में भी एक्सपेंशन होता है। तो हाई टेम्परेचर पे, जैसे मान लीजिए T6 टेम्परेचर पे लिक्विड फेज का वॉल्यूम इतना है, T5 टेम्परेचर पे जो लिक्विड बनेगा उसका वॉल्यूम हाई टेम्परेचर पे सिंस एक्सपेंशन होता है, इसीलिए लिक्विड फेज का वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड फेज का वॉल्यूम राइट में शिफ्ट होगा, और ये जो गैस फेज है इसका वॉल्यूम लेफ्ट में शिफ्ट होगा। इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका लेंथ डिक्रीज होते जाएगा, राइट, लेंथ डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये लेंथ 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर रहेगा, अब लिक्विड प्लस वेपर बनेगा ही नहीं, फटाक से लिक्विड में बन जाएगा। क्लियर है क्या, वेपर रहेगा, अब ये लिक्विड प्लस वेपर लाइन का लेंथ 0 हो चुका है, अब इसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं, टीसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, इसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100, 200, 500, 1000 डिग्री सेल्सियस, अब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका है कि आप कितना भी प्रेशर एक्सर्ट कर लें, अब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया किसी भी गैस का, मान लीजिए अगर किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर इससे हाई टेम्परेचर पे अगर आप लिक्विफिकेशन करोगे, कितना भी प्रेशर एक्सर्ट कर लो, लिक्विफिकेशन होगा ही नहीं।
ये मतलब होता है क्रिटिकल टेम्परेचर का। और क्रिटिकल टेम्परेचर है, जैसे ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, लिक्विफिकेशन करना है तो यहाँ पे लिक्विड नहीं है, लिक्विड नहीं है, लिक्विड नहीं है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, क्रिटिकल टेम्परेचर है, आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इस प्रेशर पे लिक्विफिकेशन हुआ है, मीन्स इस प्रेशर के बाद आप कोई भी हाई प्रेशर लगा लो, मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर पे अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको मिनिमम इतना प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा। इस प्रेशर को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम को बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। तो आपको मैंने अभी 3 चीज बताया, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब ऐसा होता है कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा है फिर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, कितना भी प्रेशर एग्जर्ट कर लो। फिर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करने के लिए आपको मिनिमम प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा, इस मिनिमम प्रेशर को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर पे 1 मोल गैस के वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वॉल्यूम। तो आई होप ये जो मैंने पॉइंट्स बोले आपको क्लियर होंगे। तो चलिए आप ये लिख लीजिए पॉइंट। तो चलिए लिख लेते हैं, लिखिए कि सबसे पहली बात क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर TC। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन लिखिए इसमें कि इट इज टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied. It is temperature above which a gas cannot be liquefied by applying any pressure. हो गया। वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू होता है TC इक्वल्स टू होता है 8A/27 RB। ये किसी भी रियल गैस के लिए ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। कहां से अपन प्रूफ करेंगे? वैसे बॉयल्स टेम्परेचर आपको पता होगा शायद, याद है A/RB, ये होता है 8A/27 RB। TC इक्वल्स लिख लीजिए 8A/27 RB फॉर एनी रियल गैस, फॉर एनी वैन डर वाल गैस या फिर रियल गैस। फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्रिटिकल प्रेशर। PC क्रिटिकल प्रेशर लिखिए आप। क्रिटिकल प्रेशर द मिनिमम प्रेशर required to liquefy a gas at critical temperature. The minimum pressure required to liquefy a gas at critical temperature is called critical pressure. The minimum pressure required to liquefy a gas at critical temperature is called critical pressure. क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला होता है A/27B²।
ये फॉर्मूला आता है क्रिटिकल प्रेशर का। नेक्स्ट आते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। इसको अपन वीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कि मोलर वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम का डेफिनेशन, द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस at critical temperature and critical pressure is called critical volume। तो बेसिकली वैल्यू होता है ये Vc इक्वल्स टू होता है 3 टाइम्स V होता है, 3B होता है, Vc 3B। आई होप इतना क्लियर है आपको। अब से एंड्रू आइसोथर्म के बाद यहां तक तो क्लियर होगा और जेई मेंस के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक, आपको जेई मेंस में अगर कुछ पूछेंगे मेंस लेवल में या बोर्ड लेवल में भी, बस आप ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक, अब आगे के पॉइंट्स आते हैं अपन, ये जेई एडवांस्ड के लिए। अब अपन कोई बात करते हैं, चलिए मान लीजिए मैंने कोई वैंडरवाल गैस ले लिया या कोई भी रियल गैस। आपको पता है आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता है, राइट? आपको क्या लेना पड़ेगा? कोई रियल गैस लेना पड़ेगा। तो अगर कोई रियल गैस है, मीन्स फॉर एनी रियल गैस, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, वैंडरवाल इक्वेशन होता है P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर इंटू Vm माइनस B इक्वल्स टू RT होता है, यही होता है। अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं, ठीक, तो ये क्या बन, वैसे मैं लिखता हूं, आप बाद में ध्यान रखना, ये एडवांस के लिए। तो यहां से अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो Vm से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो P टाइम्स Vm, राइट? Vm से इसको मल्टीप्लाई करो तो A अपॉन Vm, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मिल, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं B से, तो ये हो जाएगा माइनस PB और ये हो जाएगा माइनस AB अपॉन Vm स्क्वायर माइनस RT इक्वल्स टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, बस एक्सपैंड किया, P को Vm से मल्टीप्लाई किया, A बाई Vm स्क्वायर को Vm से मल्टीप्लाई किया, फिर P को B से मल्टीप्लाई किया और A बाई Vm स्क्वायर को B से मल्टीप्लाई किया, RT लेफ्ट साइड में ले आया। चलिए Vm स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? Vm स्क्वायर से। तो अगर मैं Vm स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा PVm क्यूब प्लस AVm माइनस PB इंटू Vm स्क्वायर माइनस AB माइनस RT इंटू Vm स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट? अब मैं क्या करूंगा, सबको P से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो ये बन जाएगा Vm क्यूब और P से मैं डिवाइड कर रहा हूं, चलो मैं यहां से माइनस कॉमन लेके Vm स्क्वायर कॉमन है, तो Vm स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो B हो जाएगा प्लस RT अपॉन P, इन दोनों को मैं ले लिया, प्लस क्या हो जाएगा ये A अपॉन P टाइम्स Vm, राइट? और इसको मैं P से डिवाइड कर दूं, माइनस AB बाई P इज इक्वल्स टू 0। बस मैंने सेकेंड इक्वेशन में क्या किया, P से डिवाइड किया तो Vm क्यूब प्लस A बाई P Vm प्लस A बाई P Vm माइनस B बाई Vm स्क्वायर माइनस RT बाई P Vm स्क्वायर को कॉमन ले लिया माइनस के साथ, तो B प्लस RT बाई P और माइनस AB बाई P, दिस इज इक्वल टू 0।
तो यार ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, मीन्स अगर मैं वॉल्यूम और का देखूं, ये क्यूबिक इक्वेशन है, राइट। इट मीन्स इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग किसी भी प्रेशर और किसी भी टेम्परेचर पे वॉल्यूम की 3 वैल्यू मिलने चाहिए। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। किसी भी 1 प्रेशर और किसी भी 1 टेम्परेचर पे वॉल्यूम के कितने वैल्यू होने चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स मिलेंगे, तो 3 वैल्यू मिलने चाहिए। तो अगर आप वैंडरवाल आइसोथर्म प्लॉट करोगे, यहाँ पे मैं वॉल्यूम लिख दूं, यहाँ पे मैं प्रेशर लिख दूं, राइट। आपको पता है यहाँ पे पहले तो ये गैस रहेगा, राइट, लेकिन किसी भी एक प्रेशर पे ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा, फिर ये ऐसा होगा, ठीक। फिर आप ऐसे ही लेट्स से यहां पे कुछ ऐसे ही मिलेगा आपको, और ये ऐसे ग्राफ मिलेंगे। लिक्विड रहेगा, ये ऑफ कोर्स ये लाइन स्ट्रिप रहेगा, फिर ये ऊपर क्रिटिकल लाइन पे आपको पता है ये ऐसे नहीं जाएगा, ठीक। ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, ये T क्रिटिकल है। ऑफ कोर्स T क्रिटिकल इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1। ये कौन सा आइसोथर्म मैं प्लॉट कर रहा हूं, वैंडरवाल आइसोथर्म, क्लियर है। अब देख सकते हैं कि T1 टेम्परेचर पे बस एक मैं ग्राफ देखूं, ये T1 टेम्परेचर, अगर यहाँ पे प्रेशर P है, किसी भी टेम्परेचर T और P के लिए बेसिकली 3 वैल्यूज दिख रहे हैं वॉल्यूम की, मींस 3 रूट्स हैं। लेकिन यार ध्यान रखो कि ये जो 3 रूट्स हैं, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, तो हो सकता है कि वो तीनों ही रियल हो और तीनों डिफरेंट हो, या 1 रियल हो 2 इमेजिनरी हो, या फिर हो सकता है कि तीनों रियल हो और तीनों सेम हो, राइट। इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि अगर ये लेट्स से पॉइंट A है, इसको अगर मैं पॉइंट B बोल रहा हूं, इसको पॉइंट C, इसको पॉइंट D, और मैं इसको बोल रहा हूं पॉइंट A, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है ये हो जाएगा P क्रिटिकल, राइट, और ये क्या हो जाएगा V क्रिटिकल। तो ऐसा कुछ ग्राफ आना चाहिए, ये होना चाहिए वैंडरवाल आइसोथर्म के लिए। मेरे से आई होप इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखा जाए, बस आपको 1-2 पॉइंट थोड़े से ध्यान में रखने हैं। ये जो ए बी रीजन है, A to B, आप याद रख सकते हो अभी के लिए, ए बी रीजन को बोलते हैं सुपर हीटेड लिक्विड। ये जो ए बी रीजन है इसको अपन जस्ट बोलते हैं सुपर हीटेड लिक्विड, बस इतना ध्यान रखें। ये जो DE रीजन है, D to E, इस DE को बोलते हैं सुपर कूल्ड वेपर या फिर सुपर सैचुरेटेड वेपर। और ये जो B से लेके D तक रीजन है, B to D, ये अभी तक मिला नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप बोल सकते हैं नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। B से लेके D तक का ये रीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये जो AB और D रीजन है, ये AB और D भी ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, मतलब इनको बोलते हैं ये मेटास्टेबल होते हैं, मतलब ये जस्ट फॉर्म होंगे और ब्रेक हो जाएंगे। मेटास्टेबल मतलब ये हाईली स्टेबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल ऐसे बोल सकते हो आप। तो ये AB और DE रीजन मेटास्टेबल होते हैं। अब ये तो दिख रहा है यार कि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होने चाहिए, लेकिन अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट पे बात करूं, क्रिटिकल पॉइंट पे आपको समझ में आ रहा है कि जो तीनों रूट्स हैं वो इक्वल हो जा रहे हैं, राइट। मान लीजिए कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स हैं, V1 V2 V3 लेट्स से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो लेट दिस इक्वेशन, कौन से इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं।
या फिर चलो ये पे लिखता हूं मैं, लेट दिस इक्वेशन हैज 3 रूट्स v1 v2 एंड v3, 3 रूट्स हैं। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा, ये तीनों ही रूट सेम हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि एट क्रिटिकल पॉइंट आप भी बोल सकते हो कि क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होना चाहिए, ये तीनों रूट कोइंसाइड करेंगे। मींस एट क्रिटिकल पॉइंट v1 विल बी इक्वल टू v2 विल बी इक्वल टू v3, और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, v क्रिटिकल बोल रहे हैं। तो अगर किसी भी एक क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट सेम हो जाए तो अपन बोल सकते हैं कि Vm माइनस Vc का होल क्यूब विल बी इक्वल टू 0। शायद अपने क्वाड्रेटिक हो गया होगा मैथ से, तो आपको पता है अगर इक्वेशन के 3 रूट्स थे तो आप बोल सकते थे कि v माइनस v1 इंटू v माइनस v2 इंटू v माइनस v3 विल बी इक्वल टू 0। यार सिंपल सा यार कि मान लो क्वाड्रेटिक में मैं बता रहा हूँ x1 और x2 दो रूट हैं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 विल बी इक्वल टू 0। आप ऐसे बोलते हो ना, इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे अगर 3 रूट्स है क्यूबिक इक्वेशन के तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यार अब यहाँ पे सिंस क्रिटिकल पॉइंट पे तीनों रूट सेम है तो अब x1 x2 x3 या v1 v2 v3 के प्लेस पे vc लिख दिया तो ये मिल जाएंगे। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं vm माइनस vc का होल क्यूब इक्वल्स टू 0, एक्सपैंड कर सकते हैं। इसलिए मैं एक काम करता हूं, इसको सिर्फ रहने देता हूं, इस एक्सप्रेशन को, बाकी इरेज कर देता हूं। अपन ये लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब vm क्यूब माइनस vc क्यूब माइनस 3 vc vm क्यूब सॉरी vm स्क्वायर प्लस 3 vm vc स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक बात देख लीजिए, इसको मैंने a माइनस बी का होल क्यूब को एक्सपैंड कर दिया। तो यार vm यहाँ पे वेरिएबल है, तो चलिए इसको अपन थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। vm क्यूब माइनस 3 vc टाइम्स vm स्क्वायर प्लस 3 vc स्क्वायर टाइम्स vm माइनस vc क्यूब इक्वल्स टू 0। यहाँ पे vm वेरिएबल है, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूं, अब बोल सकते हो कि बाई कंपेयरिंग 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 अब दोनों के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो। vm क्यूब सेम है, माइनस माइनस सेम, तो 3 vc vm स्क्वायर b प्लस आर टी अपॉन पी टाइम्स vm स्क्वायर, तो vm स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट सेम होगा। तो आप बोल सकते हो कि b प्लस आर टी, क्रिटिकल पॉइंट पे t इज tc, आर टी सी b प्लस आर टी सी अपॉन पी सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स vc। ये सेकेंड कोएफिशिएंट कंपेयर करो, a बाई पी सी विल बी इक्वल टू, यहां से vm का कोएफिशिएंट 3 टाइम्स vc स्क्वायर, ये हो जाएगा थर्ड कोएफिशिएंट। माइनस माइनस सेम है, तो ab बाई पी सी इक्वल्स टू vc का क्यूब। क्लियर है। अब चाहे तो आपके पास ये 3 एक्सप्रेशन है, अननोन सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे, vc है, pc है और tc है। सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी लग रहा है तो सॉल्व कैसे करना है, तो मैं बस एक बता देता हूँ। इसको मैं इक्वेशन a मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन b मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन c मान लेता हूँ। इक्वेशन नंबर b बाई c कर लो, b बाई c कर लो, तो a बाई पी सी कैंसिल, तो 1 बाई बी इक्वल्स टू 3 vc स्क्वायर बाई vc क्यूब, 3 बाई vc। तो यहाँ से vc इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 3b। एक बार vc मिल गया 3b, यहाँ पे पुट कर दो, pc मिल जाएगा, pc का एक्सप्रेशन मिल गया, इस इक्वेशन में पुट कर दो pc का वैल्यू और vc का वैल्यू, तो आपको tc मिल जाएगा। क्लियर है। मीन्स यहाँ से आपको vc
CV हो जाएगा, TC भी आप फाइंड कर सकते हो, TC कितना हो जाएगा 8A अपॉन 27 RB, और PC कितना मिल जाएगा A अपॉन 27B स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है। तो आप यहां से ऐसे प्रूफ कर सकते हो PC, VC और TC का वैल्यू। वैसे आपको प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये वैल्यूज याद रखें, राइट। आपको पता है बॉयल्स पॉइंट कितना होता है? बॉयल्स टेम्परेचर होता है A बाई RB होता है, और TC होता है 8A बाई 27 RB। मीन्स आप बोल सकते हो यार कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज लेस देन बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर A बाई RB होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर 8A अपॉन 27 RB होता है। तो ये ध्यान रखें आप, फॉर एनी गैस TC इज लेस देन TV। ये तो गया फर्स्ट मेथड, आपको VC, TC और PC फाइंड करने का। सेकंड मेथड एक और है। देखिए सेकंड मेथड क्या होगा, शायद आपको पता होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम में कर्व है, तो मैक्सिमा के लिए dP बाई dV 0 होता है, राइट, और डबल डिफरेंशियल d स्क्वायर P बाई dV स्क्वायर ये लेस देन 0 होता है, शायद पता होगा। मिनिमा के लिए dP बाई dV इक्वल टू 0 और d स्क्वायर P बाई dV स्क्वायर ये लेस देन 0 होता है, आपको फिजिक्स में पढ़ाया होगा। लेकिन ऐसे पॉइंट के लिए यहाँ पे जहां पे कर्व अपना ये कन्वेक्स अपवर्ड से डाउनवर्ड ऐसे चेंज करे, ऐसे पॉइंट पे dP बाई dV इक्वल टू 0 और d स्क्वायर P बाई dV स्क्वायर ये दोनों 0 होता है। क्लियर है क्या? तो आप चाहें तो यहां से एक और मेथड है, सेकंड मेथड में, चलो ये सब हटा देता हूं। यहां से मैं एक और मेथड बता दूं, सेकंड मेथड। आपको पता है कि P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर इंटू VM माइनस B इक्वल्स टू RT है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर इक्वल्स टू RT अपॉन VM माइनस B है। तो यहां से P इक्वल्स टू RT अपॉन VM माइनस B माइनस A अपॉन VM स्क्वायर है। ये P का एक्सप्रेशन हो गया, वैन डर वाल इक्वेशन क्रिटिकल पॉइंट पे। आपके पास एक और मेथड है कि यहां पे मैं लिख देता हूं, एट क्रिटिकल पॉइंट पे आपको पता है dP बाई dV 0 होगा, तो dP बाई dV इज 0। सेकेंड थिंग, d स्क्वायर P बाई dV स्क्वायर ये भी 0 होता है। आप एक बार इसको डिफरेंशिएट करें और 0 से इक्वेट करें, राइट, एक एक्सप्रेशन मिलेगा। सेकेंड एक्सप्रेशन d स्क्वायर P बाई dV स्क्वायर को 0 करें, वहां से एक एक्सप्रेशन लाएंगे, फिर यहां से आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा। चलिए फिर ठीक है, अपने को डेरिवेशन से मतलब नहीं है, लेकिन ये भी एक मेथड है, नोट कर सकते हैं आप। चलिए इतना हो गया, अब नेक्स्ट आते हैं। एक चीज ध्यान रखना, तो चलो नोट में लिखते हैं अपन। नोट में फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फाइंड करना है एट क्रिटिकल पॉइंट, राइट, तो अगर अपन बोले कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट, ये क्या होगा? आपको पता है कि Z इक्वल टू होता है PVM अपॉन RT, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट पे ये हो जाएगा PC VC अपॉन RTC। PC कितना होता है A अपॉन 27B स्क्वायर,
VC कितना होता है 3B अपॉन, ये हो गया TC इंटू VC अपॉन R इंटू 8A अपॉन 27RB। R से R कैंसिल, A बाई बी नीचे भी और B कैंसिल हो गया, 27 भी कैंसिल, मीन्स ये बन गया 3/8। अब ध्यान रखें कि एट क्रिटिकल पॉइंट Z इज लेस देन 1। 3/8 है, मीन्स आप बोल सकते हो कि अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा या रिपल्शन डोमिनेट करेगा। आप बोल सकते हो कि अट्रैक्शन डोमिनेट। नोट कर लीजिए आप ये पॉइंट नंबर 2, नोट में सेकंड पॉइंट। एक चीज ध्यान रखें कि जैसे गैस फेज है, राइट, आपको पता है गैस फेज है और फिर ये लिक्विड फेज है। यहाँ पे इस रेंज में लिक्विड प्लस गैस होता है, राइट, स्ट्रेट लाइन में लिक्विड प्लस गैस होता है। लेकिन ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसमें क्या रहेगा, ना ही लिक्विड रहेगा ना ही गैस रहेगा। गैस था, ऑल ऑफ अ सडन वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो अपन ये बोलते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पे जो लिक्विड और गैस में मेनिस्कस है, मेनिस्कस, ये डिसअपीयर हो जाएगा। मेनिस्कस मतलब आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसे लिक्विड है, इसके ऊपर गैस है, राइट, तो लिक्विड और गैस में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। लिक्विड और गैस के बीच में ऐसे बाउंड्री रहेगा, राइट। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं कि क्रिटिकल पॉइंट पे जो क्रिटिकल कंडीशन है, यहां पे आप देखेंगे कि लिक्विड और गैस के बीच में कोई बाउंड्री रहेगा ही नहीं जो इनको सेपरेट करेगा। वो गैस रहेगा, ऑल ऑफ अ सडन लिक्विड बन जाएगा। इसलिए अपन बोलते हैं ये जो मेनिस्कस है, मेनिस्कस मतलब आप बोल सकते हो कि बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड गैस। तो क्रिटिकल पॉइंट पे ऐसा कोई बाउंड्री रहेगा ही नहीं। बाकी सारे प्लेसेस पे लिक्विड रहेगा, गैस रहेगा, और धीरे धीरे लिक्विड कम, सॉरी, अगर आप इधर जा रहे हैं गैस से लिक्विफाई कर रहे हो तो गैस का अमाउंट कम होते जाएगा, लिक्विड का अमाउंट इंक्रीज होते जाएगा। इनके बीच में बाउंड्री रहेगा, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे ऐसा कोई बाउंड्री नहीं रहेगा। अब सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि एट क्रिटिकल पॉइंट या एट क्रिटिकल कंडीशन मेनिस्कस मतलब आप लिख सकते हो कि ब्रैकेट में इफ बाउंड्री सरफेस मेनिस्कस separating the liquid and gas at critical point, meniscus or boundary surface separating the liquid and gas disappear. Liquid and gas disappear. आई होप हो गया इतना। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं, इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। अब चलिए ये इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है ये समझने का ट्राई करते हैं। देखो यार, अगर आपको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अगर आइडियल गैस दे दे, थोड़ा समझने का ट्राई करना कि अगर आइडियल गैस दे दे तो आइडियल गैस में पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। तो अगर आपको दो गैस दे दे, गैस ए एंड गैस बी, गैस ए का आर तो दोनों के लिए सेम रहेगा। अगर गैस ए का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और गैस बी का भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, दोनों गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है, तो क्या बोल सकते हो क्या कि दोनों का मोल्स सेम होगा? ध्यान से सोचना फिर बोलना, दिमाग लगाइए। दो आइडियल गैस है,
दोनों आइडियल गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अगर सेम है तो क्या आप बोल सकते हैं कि दोनों गैस का मोल्स भी सेम होगा? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, बिकॉज मोल्स इक्वल्स टू पीवी अपॉन आरटी होता है। मोल्स इक्वल्स टू पीवी अपॉन आरटी होता है, दोनों के लिए पीवी अपॉन आरटी सेम है, मीन्स दोनों का मोल्स सेम होगा, राइट। लेकिन अगर ये रियल गैस होता तो रियल गैस में क्या होता है, P होता है, V होता है, T होता है, N होता है, साथ में A और B दो कांस्टेंट होते हैं, और ये कांस्टेंट बेसिकली नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं। मीन्स अगर आपको गैस A दे दूं, रियल गैस है, और गैस B दे दूं, ये भी रियल गैस है, दोनों का अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है तो क्या आप बोल सकते हो क्या कि दोनों का मोल्स भी सेम होगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज दोनों का ये जो कांस्टेंट है ये गैस पे डिपेंड करता है। क्लियर है क्या? तो रियल गैस के केस में आप ये जो वेरिएबल है P, V एंड T, इनको आप रिलेट नहीं कर पाते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे A और B दो ऐसे कांस्टेंट हैं जो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, तो हमें यहाँ से कोई रिलेशन नहीं मिल पाता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स में। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक न्यू इक्वेशन बनाया, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। यहां पे अपन क्या करने वाले हैं, एक टर्म डिफाइन करेंगे, रिड्यूस्ड टेम्परेचर। रिड्यूस्ड टेम्परेचर मीन्स T रिड्यूस्ड, T R से रिप्रेजेंट कर देता हूं, TR विल बी टेम्परेचर बाई क्रिटिकल टेम्परेचर। मीन्स किसी भी टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, मैं इसे T रिड्यूस्ड बोल रहा हूं। ऐसे रिड्यूस्ड प्रेशर means P reduced equals to P upon PC. Similarly, reduced volume V reduced equals to V by V critical. ये मैंने तीन टर्म डिफाइन कर लिया। टेम्परेचर को अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं तो मुझे T रिड्यूस्ड मिल जाएगा, प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर से डिवाइड कर दूं P रिड्यूस्ड मिल जाएगा, वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो V रिड्यूस्ड मिल जाएगा। अब क्या होगा, आपके पास वैंडरवाल एक्सप्रेशन है P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर इंटू VM माइनस B इक्वल्स टू RT। मोलर वॉल्यूम है, P की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, PR इंटू PC से लिख देते हैं, P रिड्यूस्ड इंटू PC प्लस A अपॉन VM स्क्वायर के प्लेस पे मोलर वॉल्यूम है, 1 मोल का वॉल्यूम, तो V इक्वल्स टू VR इंटू VC, तो VR इंटू VC का स्क्वायर इंटू VR इंटू VC माइनस B इक्वल्स टू R TR इंटू TC। अब मैं PC का एक्सप्रेशन पुट करता हूं यहां से, तो P रिड्यूस्ड PC होता है A अपॉन 27B स्क्वायर प्लस A अपॉन V रिड्यूस्ड स्क्वायर इंटू VC का क्यूब 3B का होल स्क्वायर 9B स्क्वायर, फिर से V रिड्यूस्ड इंटू 3B माइनस B इक्वल्स टू R इंटू T रिड्यूस्ड इंटू TC के प्लेस पे 8A अपॉन 27RB, R से R कैंसिल। क्लियर है? अब अपन क्या करने वाले हैं, 8 A अपॉन 27B से डिवाइड कर देते हैं। किसे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई A बाई 27B। तो अगर मैं इसको A बाई 27B से डिवाइड करूंगा क्या बनेगा, P रिड्यूस्ड बाई B राइट प्लस A अपॉन
वी आर स्क्वायर ए बाई 27 बी से डिवाइड कर रहा हूं इसको, ए से तो कैंसिल हो जाएगा और 27 बी तो 3 वी आर स्क्वायर बाई बी ये बनेगा। आप a बाई 27 b से डिवाइड करके देखो आपको यही मिलेगा, इनटू यहां से आप b कॉमन ले लो तो ये बनेगा वी आर या 3 टाइम्स वी आर माइनस 1 इंटू बी इक्वल्स टू a बाई 27 b से डिवाइड किया तो 8 टाइम्स टी आर, b से b कैंसिल, पी आर प्लस 3 अपॉन वी आर स्क्वायर इंटू 3 टाइम्स वी आर माइनस 1 इक्वल्स टू 8 टाइम्स टी आर। ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब आप इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कोई भी कांस्टेंट का टर्म नहीं है, ये इक्वेशन है पी आर वी आर और टी आर में है। कोई भी दो वैंडरवाल गैस दे दे ए एंड बी, राइट, अगर मैं वैंडरवाल गैस ए या रियल गैस ए का पी आर और वी आर, इसका भी मैं बोल दूं पी आर और वी आर सेम है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों का रिड्यूस्ड टेम्परेचर ये क्या होगा, सेम होगा। तो इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। मींस अब यहां से आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को तो रिलेट नहीं करोगे, लेकिन हाँ आप रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर को आप रिलेट कर सकते हो। क्लियर है? नोट कर लें आप। फिर से ये भी इक्वेशन जेईई मेंस में नहीं है, नोट कर लीजिए और एक्सप्रेशन लिख लीजिए कि लिखिए इसमें बस इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए कि इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट states that equation of corresponding state states that two real gas having same number of moles, two real gas having same number of moles, two real gas having same number of moles at same two number of moles having two real gas having same number of moles at same reduced pressure and same reduced volume, at same reduced pressure and same reduced volume, at same reduced pressure and same reduced volume have same reduced pressure, same reduced pressure and same reduced volume have same reduced temperature, same reduced pressure and same reduced volume have same reduced temperature। हो गया? तो चलिए ये था आपका गैसियस स्टेट। अपने एक टर्म कॉलिजन थियरी, जो वो भी जेईई एडवांस में था, तो अभी सिंस उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया तो मैंने भी कॉलिजन थियरी अभी यहाँ पे स्किप कर रहे हैं अपन। ठीक, अब एक बार सिलेबस आने देते हैं जेईई एडवांस का, अगर उसमें इंक्लूड किया तो जस्ट वो हार्डली 20-30 मिनट्स का है कॉलिजन थियरी। सिंस उन्होंने अभी तक बोर्ड में हटाया है इसलिए अपन ने वो पार्ट कवर नहीं किया, लेकिन अगर इनकेस सिलेबस अपडेट होता है तो वो अपन पढ़ लेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में वो फिर से पढ़ना टॉपिक वहां पे, इसीलिए मैं कॉलिजन थियरी पार्ट अभी स्किप कर रहा हूँ गैसियस स्टेट में। ठीक, एक चीज बस ध्यान रखना, एक टर्म होता है आपने सुना भी होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब बुकलेट करोगे तो एक टर्म आएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इसका मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ, या देख लो पार्शियल प्रेशर ऑफ water divided by partial pressure of water divided by vapor pressure of
वाटर अगर परसेंटेज में है तो इंटू 100 कर दोगे। ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कांस्टेंट होता है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, इसको अपन एक्वस टेंशन बोलते हैं, मैंने पढ़ाया ये। और ये कांस्टेंट होता है बेसिकली, ये टर्म कांस्टेंट होता है, सिर्फ डिपेंड करता है, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। तो हुआ क्या है कि ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ये आपको ऑलवेज गिवन रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो अगर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया है 60% लेट्स से, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है लेट्स से 2 atm, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम में कैसे यूज करना है, लेट्स से रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 60% और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या फिर एक्वस टेंशन दिया है आपको 2 atm। इसका मतलब वाटर का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो वाटर का पार्शियल प्रेशर विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर इनटू रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 60 इनटू 2 atm बाई 100 मींस कितना हो जाएगा 1.2 atm। तो बस रिलेटिव ह्यूमिडिटी से आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कहीं भी अगर इस चैप्टर में फाइंड करना हो सकता है, ये ध्यान रखें, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।